यहाँ पे चीज आती है वो आपके पास आती है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास आपके पास क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। द पॉइंट एट विच टोटल मास of a body is concentrated. The point at which total mass of a body is concentrated is called center of mass, and all applied forces act on that point, and all applied forces act on that point is called center of mass. उसको center of mass का नाम दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि center of mass क्या है, तो आपने बोलना है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जब बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करता है। अभी बताता हूँ, उसको सुने। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करता है। उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास। वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करे उसको सेंटर ऑफ मास का नाम दिया जाता है। वो हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहला रहा होता है। अब जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ पे आपसे क्या बात की जा रही है। अगर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे बैलेंस करना है। मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। तो मेरे हाथ में जब 5 उंगलियां हैं तो मैं क्या करूँगा, अपनी उंगलियों को मैं 5 अलग अलग पॉइंट पे रखूँगा फैलाकर। तो एक मैंने यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, एक यहाँ रखी, और मैंने इसको क्या कर लिया, बैलेंस। और जब मैंने इसको बैलेंस करा तो ये आपके पास क्या हुआ, 5 फोर्सेस से ये बैलेंस हुआ। जब मैंने आपके पास को बैलेंस किया तो मैंने 5 अलग अलग पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करी और फिर ये वहाँ से बैलेंस हुआ है। अब मैं चाहता हूँ जैसे कि ये 5 अलग अलग मतलब के फोर्सेस से बैलेंस हो। अब ये मेरा हाथ है ना, तो मेरी एक हाथ की उंगली यहाँ, एक हाथ की यहाँ, एक हाथ की यहाँ और एक हाथ की यहाँ करके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये बैलेंस हो तो ये मेरे पास 5 अलग अलग जो है वो फोर्सेस से बैलेंस ना हो। ये सारी फोर्सेस मैं एक ही पॉइंट पे लगाऊं और वहाँ बैलेंस हो। तो अब ये जो मेरी मुट्ठी खुली हुई थी, इस मुट्ठी को मैं बंद करूँगा। अब जब मैं इस मुट्ठी को बंद करूँगा तो ये एक पॉइंट पे लगेगी, और जब ये एक पॉइंट के ऊपर लगेगी तो इसका मतलब यहाँ पांचों उंगलियां मेरी एक्ट कर रही हैं। और जब ये पांचों उंगलियां मेरी एक्ट कर रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे टोटल फोर्स एक्ट कर रही है। और जब यहाँ पे ये टोटल फोर्स एक्ट कर रही है तो इस पॉइंट को मैं अपनी आम जबान में नाम दूंगा क्या, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स एक्ट करती है। अगर आपने 5 अलग अलग पॉइंट से बॉडी को बैलेंस किया है तो वो आप पॉइंट बॉडी को बैलेंस 5 अलग अलग पॉइंट से ना करें, एक ही पॉइंट से बैलेंस करें। तो जब आप बॉडी को एक ही पॉइंट से बैलेंस करेंगे, इसका मतलब उस पॉइंट पे उसके मास का इन्फ्लुएंस या उस पॉइंट पे उसके मास का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। तो जिस पॉइंट पे इसके मास का इन्फ्लुएंस या जिस पॉइंट पे इसके मास का इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो, उसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। जिस पॉइंट पे उसके मास का इन्फ्लुएंस या आपके पास उसके जो मास की कॉन्सेंट्रेशन हो सबसे ज़्यादा हो, उसको हम अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ मास आपके पास बेसिकली सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बॉडी का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होता है। उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं। और सेंटर ऑफ मास से मैंने आपको ये बात बोली कि अगर मेरी 5 उंगलियां हैं और मैं बुक को 5 उंगलियों से बैलेंस कर रहा हूँ, अगर मैं आपके पास उनको 5 उंगलियों से बैलेंस ना करूँ, मैं उनको 5 अलग पॉइंट्स के बजाय एक ही पॉइंट से बैलेंस करूँ, तो मेरी सारी फोर्स समट कर एक पॉइंट पे आएगी। तो मेरी सारी फोर्स सिमट के जिस पॉइंट पे आएगी वो पॉइंट कहलाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। उसको सेंटर ऑफ मास का नाम दिया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास क्या डिस्क्राइब करता है, तो सेंटर ऑफ मास इज यूज्ड टू डिस्क्राइब center of mass is used to describe the overall motion
of an extended object or system of particles. Center of mass is used to describe the overall motion of an extended object or system of particles. ये आपके पास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का ओवरऑल मोशन, और नॉर्मली हमें मोशन ऑब्जेक्ट्स का देखना होता है यहाँ पे जिनका साइज बहुत बड़ा होता है या आपके पास जिनका एक अच्छा खासा मास एग्जिस्ट करता होता है और वो मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अलावा एक और पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन करते हैं द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ अ बॉडी आपको मैं असर की नमाज का टाइम दूंगा 6 बजे और फिर हम 6:10 पे क्लास दोबारा शुरू करेंगे ताकि आप उस टाइम पे अपनी नमाज अदा कर लें। द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके पास बॉडी का वेट एक्ट करे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके पास बॉडी का पूरा वेट एक्ट करे, उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ अ बॉडी अपीयर्स टू एक्ट, उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक होता है बॉडी का वेट से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक होता है बॉडी के वेट से। तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का पॉइंट सेम होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास in a uniform gravitational field। अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों का एक ही पॉइंट रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास दोनों का पॉइंट एक ही रहेगा। कब? जब आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर नहीं होता। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों बराबर होते हैं यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। और अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास आपके पास सेम नहीं होते। सेंटर ऑफ मास के निकाले जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। फॉर्मूला टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के मालूम किए जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। याद कर लें, इसको मैं जब एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिलहाल फॉर्मूला लिख लें। सेंटर ऑफ मास के निकाले जाते हैं कोऑर्डिनेट्स और वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्सी कॉमा वाई सी। सेंटर ऑफ मास के निकाले जाते हैं कोऑर्डिनेट्स और वो कहलाते हैं एक्सी कॉमा वाई सी। अब ये एक्सी क्या है? समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम। और ये वाई सी क्या है? समेशन एम वाई अपॉन समेशन एम। XC is summation mx upon summation m और YC is summation my upon summation m। अब ये summation mx क्या है? m1x1 plus m2x2 plus m3x3 till mn xn और इसी तरह m1 plus m2 plus m3 till mn। और इसी तरह यहाँ पे समेशन my होता है m1y1 plus m2y2 plus m3y3 till mnyn।
और ये आपके पास होता है नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 टिल mn। ये आपके पास कहलाता है फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। जिस तरह मैंने आपको स्केलर वेक्टर आज पूरा पढ़ाया था और आपको एग्जाम्पल कराई थी, इसी तरह मैं आपको इसकी एग्जाम्पल कराऊंगा चैप्टर एंड के ऊपर। बट फर्स्ट लेट मी फिनिश द थ्योरी ऑफ इट। तो आपके पास यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स है जिनको हम इस फॉर्मूले से आपके पास मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें फोर्स हमेशा अप्लाई होती है सेंटर ऑफ मास पे। एक ऐसा मोशन जिसमें फोर्स आपकी सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसको हम कहते हैं नियमतमान में ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में आपके पास ईच पार्टिकल is displaced by same amount. Each particle is displaced by same amount. ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हर पार्टिकल सेम अमाउंट से मूव करेगा। Each particle undergoes the same displacement as other particle। या फिर कहें कि each particle is displaced by same amount। उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। वो ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास कहलाता है। और से देखिए जरा, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और अगर मैं इसकी सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये पूरी बॉडी एक साथ आगे बढ़ेगी। पूरी बॉडी एक साथ आगे बढ़ी। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है तो पहले m1 जाए फिर m2 जाए फिर m3 जाए। ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी एक साथ आगे बढ़ रही। जिसमें पूरी बॉडी एक साथ आगे बढ़े, हर पार्टिकल एक जैसा डिस्प्लेसमेंट कवर करे। जितना एक पार्टिकल मूव करे उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा, उतना ही चौथा, उतना ही पांचवा। जिसमें पूरी बॉडी एक साथ मूव करे उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अब जब ये यहाँ पर आया तो पूरी बॉडी यहाँ पहुंची। अब मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करी ऐसे, तो अब ये पूरी बॉडी यहाँ बढ़ गई। और अगर मैं अब इस पे ऐसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये पूरी बॉडी आपके पास यहाँ बढ़ेगी। तो एक कुछ भी हो जाए, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई हुई, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई हुई, अगर यहाँ पे भी मैं सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करूंगा तब भी पूरी बॉडी एक साथ आगे बढ़ेगी। तो एक ऐसा मोशन जिसके अंदर आपके पास हर पार्टिकल बिल्कुल सेम अमाउंट से डिस्प्लेस हो, उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। तो for translatory motion, it is not necessary for a body to move in a straight line. Translatory motion के लिए it is not necessary for a body to move in a straight line. कि वो straight line से move करे। No, it can move in a straight line as well as it can move in a curve path. वो आपके पास straight line में भी जा सकती है, वो curve path में भी जा सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे इसके path को trace करें तो यहाँ पे ये इसका पाथ बना, तो ये कर्व पाथ है। पूरी बॉडी एक साथ मूव कर रही, कौन सा मोशन हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर इसी के ऊपर ये फोर्स इसी डायरेक्शन में लगती रहे तो ये इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो एक ऐसा मोशन जिसके अंदर हर पार्टिकल अंडरगोज द सेम डिस्प्लेसमेंट एज अदर पार्टिकल, जिसमें हर पार्टिकल बिल्कुल सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करे जैसा दूसरा पार्टिकल कवर कर रहा है, उसको हम अपनी आम जबान में ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देंगे। वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल हो सकती है मोशन ऑफ अ कार। एक कार का मोशन, जितना एक पार्टिकल आगे बढ़ रहा है उतना दूसरा, उतना तीसरा, उतना चौथा, उतना पांचवा। अगर आपके पास एक ट्रेन है और वो ट्रेन आपके पास एक राउंड अप या तो सीधी जा रही है या एक राउंड अबाउट के राउंड टर्न ले रही है, तो जब भी राउंड अबाउट के राउंड टर्न लेगी तो 10 के 10 पार्टिकल्स राउंड अबाउट के राउंड टर्न लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला ना ले, ये वाला ना, सारे के सारे राउंड अबाउट के राउंड टर्न लेंगे। और हर पार्टिकल का वही, हर आने वाले पार्टिकल का या पीछे वाले पार्टिकल का सबका मोशन वही होगा जो आपके पास आगे और पीछे वाले पार्टिकल का। तो एक ऐसा मोशन जिसमें ईच पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय सेम अमाउंट, उसको हम अपनी आम जबान में क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। वो ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास कहलाता है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन का नाम दिया जा रहा होता है। तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। तो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी हमेशा
स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है, कर्व पाथ में मूव कर सकती है। तो ऐसे मोशन को हम अपनी आम जबान में ट्रांसलेटरी मोशन का नाम देते हैं। अगली जो मोशन की कैटेगरी बनती है वो कहलाती है रोटेटरी मोशन। अगली जो आपके पास मोशन की कैटेगरी बनती है वो कहलाती है आपके पास रोटेटरी मोशन। ये कैसा मोशन है? इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये कैसा मोशन है जिसमें एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी, एक ऐसा मोशन एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। And their center lies on a straight line called axis. And their center lies on a straight line called axis is called rotatory motion. दो टाइप्स हैं, एक स्पिन, एक ऑर्बिटल। सुन लें, रोटेटरी मोशन के अंदर बॉडी रोटेट करती है। रोटेटरी मोशन के अंदर बॉडी रोटेट करती है। रोटेटरी मोशन के अंदर बॉडी, रोटेट का मतलब होता है घूमना। रोटेटरी मोशन के अंदर बॉडी रोटेट करती है और रोटेट का मतलब होता है आपके पास क्या? घूमना। स्पिन मोशन के अंदर क्या होता है? मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। स्पिन मोशन के अंदर आपके पास क्या होता है? स्पिन मोशन के अंदर एक्सिस पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। एक्सिस पासेस थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। एक्सिस जो होता है वो बॉडी के अंदर से ही पास होता है, जबकि इसमें एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो एक्सिस है वो आपके पास बॉडी के बाहर पाया जाता है। एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो आपके पास एक्सिस है वो बॉडी के बाहर पाया जाता है, जबकि स्पिन के अंदर एक्सिस जो है वो आपके पास बेसिकली उसी के अंदर से पास होता है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, रोटेटरी मोशन का मतलब होता है रोटेट करना, ठीक है। अब आपके पास मैं मिसाल देता हूँ आपको, टॉप जो होता है, टॉप जो ऐसा होता है, ठीक है। जब हम इसको फेंकते हैं तो ये फेंकने के नतीजे में ना ऐसे ऐसे मूव करता है, लाइक दिस। तो अगर मैं इसकी ग्रिड एक्सिस बना दूं ऐसे, तो ये एक्सिस के अराउंड ही मूव करता रहेगा और एक्सिस इसी के अंदर होगी। तो इसको हम कहते हैं स्पिन मोशन। ये स्पिन मोशन कहलाता है। स्पिन मोशन में बॉडी अपनी ही जगह पे रहते हुए आप कहें कि वो मूव करती रहती है, और उसका जो एक्सिस होता है वो आगे, मतलब अगर ये ऐसे मूव करेगा तब भी एक्सिस इसके अंदर होगा, अगर ये ऐसे मूव करेगा तब भी एक्सिस इसके अंदर होगा। जब हम फेंकते हैं तो पहले ही टेढ़ा होता है और फिर सीधा होता है, लेकिन जो एक्सिस होता है वो इसी के अंदर रहता है। तो एक ऐसा रोटेटरी मोशन जिसमें जो एक्सिस हो, जिसके अराउंड वो मूव कर रहा हो, जैसे मैंने इसको उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको टॉप, जैसे वो इसी के अराउंड जब मूव कर रहा है, तो एक्सिस जब इसी के अंदर पाई जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे अपनी आम जबान में स्पिन मोशन। ये स्पिन मोशन कहलाएगा। जबकि अगर आपसे कोई पूछे कि स्पिन मोशन की एग्जांपल दें, तो आपने इसके लिए सबसे पहली एग्जांपल दी मोशन ऑफ अ टॉप। इसी तरह आप दे सकते हैं मोशन ऑफ अ कॉइन। जब आप एक कॉइन यानी कि सिक्के को घुमाते हैं, तो सिक्के को भी जब घुमाएंगे तो उसके अंदर भी जो मोशन होगी वो आपके पास स्पिन मोशन होगी। वो अपनी जगह पे रहते हुए यू रोटेट करेगा, तो एक्सिस इसी के अंदर से पास होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसकी एक्सिस बाहर हो या आउटसाइड एक्सिस कर दी हो। तो जिसकी एक्सिस उसी के अंदर मौजूद हो और वो उसी के गिर्द घूमता चला जाए, उसको हम जो नाम देंगे रोटेटरी मोशन का, वो कहलाएगा स्पिन मोशन। जबकि ऑर्बिटल मोशन की एक्सिस जो होती है बॉडी से बाहर होती है। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो फर्ज कर लें कि आपके पास मौजूद है ये पत्थर, और ये पत्थर आपने एक रस्सी से बांधा हुआ है। जब आप इस पत्थर को घुमाएंगे तो घुमाने के नतीजे में इसके अंदर, अब ये इसका एक्सिस है, लेट मी मेक इट क्लियर। अगर ये पत्थर है और आपने इसको यहाँ पे रस्सी से बांधा हुआ है, एंड इफ यू आर कंटिन्यूसली बिल्डिंग इन अ सर्कल, अगर आप इस सर्कल के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, तो ये एक्सिस पूरी इस ऑब्जेक्ट से बाहर है
ये पूरी एक्सिस ऑब्जेक्ट से बाहर है, तो इसके अंदर जब एक्सिस बाहर आ जाती है तो उसको हम नाम देते हैं अपनी आम जबान में क्या, ऑर्बिटल मोशन। तो ये ऑर्बिटल मोशन कहलाएगा, जिसमें बॉडी अपने एक्सिस से ऐसे यूं बाहर मूव करे, तो ये आपके पास एक ऑर्बिटल मोशन कहलाएगा। इसको ऑर्बिटल मोशन का नाम दिया जाएगा, दैट इज फर्म टू बी द ऑर्बिटल मोशन। मैं सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूँ, जुमला मेरा सुन ले, मैं इसको तो कंसिडर कर ही नहीं रहा, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, मेरी बात फिर सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूँ, इसको, आई एम कंसर्निंग जस्ट इट, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, इसकी कोई ना कोई एक्सिस है, और वो एक्सिस ये वाली एक्सिस है, दिस। तो जिसमें एक्सिस ऑब्जेक्ट के बाहर पाई जाए और वो आपके पास ऐसे एक्सिस के बाहर रोटेट करता हुआ आपको नजर आए, तो उसके अंदर जो ये रोटेशनल मोशन की कैपेबिलिटी होती है, इसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। ये ऑर्बिटल मोशन कहलाता है। इसके अंदर क्या है, ये एक्स कुछ भी हो जाए, इसका एक्सिस के अंदर ही रहेगा, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका एक्सिस इसके बाहर रहेगा। इसको हम जिस लैंग्वेज में बोलते हैं वो ऑर्बिटल मोशन कहलाता है, उसको ऑर्बिटल मोशन का नाम दिया जाता है। ठीक, अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई कि अगर एक बच्चा है और उसने धागा बांधा हुआ है आपके पास एक रस्सी से, तो इसके अंदर आपके पास जो होगा वो ऑर्बिटल मोशन होगा। ये जो रोटेशन ऑफ मून है, या ये जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है, रोटेशन ऑफ मून, या फिर आपके पास ये मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, ये सारे के सारे आपके पास जो है रोटेट कर रहे हैं, और ये रोटेट जब कर रहे हैं तो अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, और जब अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं तो इनका कोई ना कोई फिक्स पॉइंट है, और वो फिक्स पॉइंट से इनकी एक्सिस है, तो इनकी एक्सिस एक तरह से इनसे बाहर है, तो इसका मतलब इनके अंदर कौन सी मोशन है, ऑर्बिटल मोशन। दे ऑल पजेस ऑर्बिटल मोशन, इनके अंदर ऑर्बिटल मोशन पाई जा रही होती है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी, जिसको मैंने आपके सामने बोला कि मेरे पास यहाँ पे रोटेटिव मोशन स्पिन ऑर्बिटल होते हैं और इनका फैसला होता है एक्सिस से। अब मैं आपके पास अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जब मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा तो अब आपके पास जो चीज़ आती है उसका नाम अगेन है रोटेटरी मोशन। एक बात मेरी जहन में रखिएगा, रोटेटरी मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमाना। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, तो ये रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन की कुछ शर्तें हैं, आइए जरा उन शर्तों को जानते हैं, तब जाके आगे फैसला होगा कि हम पढ़ के आ रहे हैं। ये मेरे पास मौजूद है अगर एक ऑब्जेक्ट, एक तो पहली बात ध्यान में रखिएगा, रोटेटरी मोशन के लिए हमेशा दो फोर्सेस चाहिए होती हैं। ऑब्जेक्ट एक सिंगल फोर्स के बगैर रोटेट कर ही नहीं सकता। हमेशा रोटेशनल फोर्सेस के लिए दो ऑब्जेक्ट चाहिए होती है। ऑब्जेक्ट कभी भी सिंगल फोर्स के बगैर रोटेट कर ही नहीं सकता। रोटेटरी मोशन के लिए हमेशा दो फोर्सेस चाहिए, रोटेटरी मोशन के लिए हमेशा दो फोर्सेस चाहिए, रोटेटरी मोशन के लिए हमेशा दो फोर्सेस चाहिए, रोटेटरी मोशन के लिए हमेशा दो फोर्सेस चाहिए। एक सिंगल फोर्स पे ऑब्जेक्ट कभी रोटेट नहीं कर सकता, एक सिंगल फोर्स पे ऑब्जेक्ट कभी रोटेट नहीं कर सकता। रोटेटरी मोशन के लिए हमेशा दो फोर्सेस चाहिए। अब मेरे पास यहाँ मौजूद है सेंटर ऑफ मास, एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई और एक फोर्स मैंने यहाँ लगाई, ये फिक्स हो गया। इसका मतलब ये ना ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, चीज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फोर्स को खींचूंगा ऊपर और इस फोर्स को खींचूंगा नीचे। तो जब मैंने फोर्सेस ऐसे लगाई थी फिक्स हो गया था, एक फोर्स को खींचा ऊपर, एक फोर्स को खींचा नीचे। अब फोर्सेस लग रही है ऐसे, एक फोर्स लग रही है यहाँ और एक फोर्स लग रही है यहाँ। दोनों फोर्सेस होंगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। टू फोर्सेस equal in magnitude, two forces equal in magnitude but opposite in direction। दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगी। तो एक लग रही है ऊपर और एक लग रही है कहाँ, नीचे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, बोथ हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। अगर एक ऊपर वाले पॉइंट पे एक्ट करी, दूसरे वाले पॉइंट पे, और दोनों के बीच में कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
दोनों के बीच में कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस देयर या दे हैव मस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तब जाके हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशंस प्रोड्यूस होंगी। अब जब ये इसको ऐसे पुश करेगा, ये इसको ऐसे पुश करेगा, अब ये घूमना शुरू होगा। तो रोटेशनल मोशन के लिए दो फोर्सेस चाहिए होती बॉडी को रोटेट करने के लिए। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। अब यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट। अगर एक ऊपर एक्ट करेगी, दूसरी नीचे। जब ये ऊपर नीचे एक्ट करेंगी तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, और जब इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा उसको हम अपनी आम जबान में नाम देंगे रोटेटरी मोशन। वो रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि रोटेटरी मोशन के लिए शर्त क्या है, तो आपने बोलना है रोटेटरी मोशन के लिए हमें दो फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम होंगी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तब जाके आपके पास बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होंगी, रोटेशंस, और बॉडी एक रोटेटरी मोशन के अंदर मूव करेगी। So if a body wants to have rotational motion, then two forces act on a body and they must be equal in magnitude, opposite in direction, and more provided that they must act on different point and they must have some perpendicular distance between them. तब जाके हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा, या उसके अंदर हमारे पास एक रोटेटरी मोशन जो है वो जनरेट होगा। अब अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, और से सुनिएगा, आपके पास अब एक चीज आती है जिसका नाम आपके पास है टॉर्क। आपके पास अब एक चीज आती है, इसको हम अपनी आम जबान में बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को हम कहते हैं द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई टर्निंग इफेक्ट अप्लाई होता है फोर्स की वजह से, किसी भी ऑब्जेक्ट में जब एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है फोर्स की वजह से, तो उसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं टॉर्क। पहले मैं आपको ये मैट्रिक वाला समझाऊंगा, फिर फर्स्ट ईयर वाला। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, पहले मैं मैट्रिक वाला समझाऊंगा, फिर फर्स्ट ईयर वाला। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। इसको हम अपनी आम ज़बान में बोलते हैं टॉर्क, को आपके पास टॉर्क कहलाता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो वो हम उसी वक्त करेंगे जब उसके ऊपर हम एक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और फोर्स अप्लाई होने के नतीजे में उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो और फोर्स अप्लाई होने के नतीजे में उसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो वो टर्निंग इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ क्रिएट करेगी वो टॉर्क कहलाएगी, उसको टॉर्क का नाम दिया जाएगा। टॉर्क दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। टॉर्क फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये फोर्स के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कैसे, बताता हूँ। देखें, ये आपके पास मौजूद था व्हील, और आपको इसका ये ओपन करना था, ठीक है, नट। अब जब आप उसको नट ओपन करेंगे, ये आपके पास मौजूद है स्पैनर। अब आप अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन आपके पास ये खुल ही नहीं रहा। आप इस पे मुस्तकिल तौर पे स्पैनर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट यू आर अनेबल टू ओपन इट। आप इसे नहीं खोल पा रहे। ये आपके पास स्पैनर मौजूद है, ये नट यहाँ पे मौजूद है, आप इसे नहीं खोल पा रहे। अब आप बैठे में, यू आर इन अ सिटिंग कंडीशन। आप बैठे में और आपने अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करी और आप इसको खोल नहीं पा रहे। आपको गुस्सा आएगा, आप खड़े होंगे। जब आप गुस्सा आया, आप खड़े हुए, आपने तेजी के साथ इस पे अपना क्या मारा, पैर। जब आप इसके ऊपर पैर मारेंगे तो अब ये नट समेत ऐसे आया। तो इसका मतलब जब आप इसको बैठ के खोल रहे थे तो आपके सिर्फ अपने हाथ की फोर्स थी। जब आपने इस पे तेजी के साथ गुस्से में पैर मारा तो अब आपकी इसमें फोर्स पूरी बॉडी की आई, क्योंकि हमारे पैरों के ऊपर हमारी पूरी बॉडी का फोर्स एक्ट करता है, वेट एक्ट करता है। तो हमारी इसमें पूरी बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है। तो अब आपने देखा कि जब आपने इस पे फोर्स बढ़ाई तो इसमें टर्निंग इफेक्ट भी बढ़ा, ठीक है। अब कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल बहुत थका हुआ है, और अगर कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल बहुत थका हुआ है और अगर वो टायर्ड है
और वो खड़ा होना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो इसको बैठे बैठे नट को ओपन करे। तो अब वो दूसरे वाले से कहेगा कि मुझे तुम ना ये बड़ा वाला स्पैनर दो। अब वो दूसरे वाले से कहेगा मुझे ना तुम बड़ा वाला स्पैनर दो। अब जितना छोटा स्पैनर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी इसे खोलने के लिए, और जितना बड़ा स्पैनर होगा आपके पास फोर्स उतनी कम चाहिए होगी। तो इसका मतलब अगर हम स्पैनर का साइज बढ़ा दें तो ये कहलाती है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये वो पॉइंट है जहाँ से हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स तक का फासला कहलाता है मोमेंट आर्म। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स तक का फासला कहलाता है मोमेंट आर्म। तो अगर मैं स्पैनर का मोमेंट आर्म बढ़ाता चला जाऊंगा तो मेरे लिए इसको खोलना उतना आसान होता चला जाएगा, और उस हिसाब से मैं कहूँगा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म को हम डिनोट करते हैं किससे, डी से। तो आपके पास दो तरीके हैं टॉर्क बढ़ाने के, या तो आप फोर्स बढ़ाएं। अगर आप फोर्स बढ़ाना नहीं चाहते, फोर्स कांस्टेंट आप रखना चाहते हैं, तो फिर आप एक काम करें, मोमेंट आर्म बढ़ा दें। तो जब आप मोमेंट आर्म बढ़ाएंगे तब भी इसका टॉर्क बढ़ेगा। तो याद रखिएगा आपके पास टॉर्क फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके पास टॉर्क मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड करता है। जब टॉर्क को कंबाइन करते हैं और मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये बन जाता है एफ इंटू डी, और ये एफ इंटू डी प्रोपोर्शनलिटी हटती कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट 1 के बराबर आता है। तो हमारे पास सिंपल टॉर्क एफ इंटू डी के बराबर आ जाता है। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ये हमारे पास मोमेंट आर्म और फोर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इसको हम बोलते हैं टॉर्क, एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन मीटर। बिकॉज फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, मोमेंट आर्म इज मेजर्ड इन मीटर, तो ये आपके पास न्यूटन मीटर में मेजर होता है। अब जरा गौर से देखें, जब जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो मोमेंट आर्म और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। जब जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो मोमेंट आर्म और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, force and moment arm are always perpendicular to each other. Force and moment arm are always perpendicular to each other. फोर्स और मोमेंट आर्म हमेशा आपके पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, यस। अब मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी क्लियर करने के लिए इसका एक फार्मूला पढ़ाऊंगा, जरा वो देखिएगा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी, मैंने कहा मैं टॉर्क और वेक्टर क्वांटिटी को क्लियर करने के लिए आपको इसका एक फार्मूला पढ़ाऊंगा, जरा देखिएगा। टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। टॉर्क पोजीशन वेक्टर और फोर्स की वेक्टर प्रोडक्ट के बराबर है। टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ, पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं आर, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ। तो टॉर्क बराबर है किसके, आर क्रॉस एफ। टॉर्क बराबर है किसके, आर क्रॉस एफ। हम लकीर के फकीर हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हाँ मैं ये जुमला बोलूँगा, हम लकीर के फकीर हैं। मैंने भी बोला आपसे कि टॉर्क किसके बराबर है, आर क्रॉस एफ। टॉर्क बराबर है पोजीशन वेक्टर और फोर्स, ठीक है। ये मेरे पास एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और इसको मैंने नाम दिया आर का। ये मेरे पास एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसको मैंने नाम दिया आर का, और यहाँ पे बॉडी है, बॉडी, और ये आर आपको इस बॉडी की पोजीशन बता रहा है। इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स एक्ट कर रही है, इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फोर्स एक्ट कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं काम ही करूँगा कि मैं इस फोर्स को रिजॉल्व कर दूंगा इसके कंपोनेंट्स में। तो जब मैंने इस फोर्स को इसके रिजॉल्व में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया तो ये बॉडी थी बेटा, देखिए यहाँ बॉडी थी, तो एक कंपोनेंट आया एफ पैरेलल। ये F11 नहीं है, ये F पैरेलल है। बहुत सारे बोलते हैं F11,
F11 क्या है? ये F11 नहीं, ये F पैरेलल है, F पैरेलल, क्योंकि अगर ये बॉडी है तो ये बॉडी के पैरेलल, ऐसे बॉडी ऐसे है तो ये बॉडी के पैरेलल, तो इसको हम बोलते हैं F पैरेलल, या F पैरेलल कहलाता है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कहलाता है F परपेंडिकुलर। एक कंपोनेंट कौन सा आया? F, और एक कौन सा आया? F परपेंडिकुलर। ये जो F पैरेलल है ना, इट इज ओनली पुलिंग द पार्टिकल, ये सिर्फ पार्टिकल को खींच रहा है, उसको रोटेट नहीं करवा रहा। ये सिर्फ पार्टिकल को ऐसे खींच रहा है, उसको रोटेट नहीं करा रहा। जबकि F perpendicular is able to rotate a particle. F perpendicular is able to rotate a particle. ये आपके पास पार्टिकल को रोटेट करा रहा है, तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है ना, इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ना इसकी वजह से, बल्कि प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? आपके पास F परपेंडिकुलर। वेक्टर्स के अंदर जो हम एंगल लेते हैं ना, एंगल, लिसन, तो हम हमेशा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लेते हैं, और ये x होता है पैरेलल नॉर्मली, और y होता है परपेंडिकुलर। दोबारा बोल रहा हूँ, x मतलब पैरेलल, y मतलब परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब जब मैंने फोर्स का एंगल लिया तो मैंने पैरेलल के साथ लिया थीटा, जब मैंने फोर्स का एंगल लिया तो मैंने x यानी कि पैरेलल के साथ लिया थीटा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं एंगल लूंगा, यहाँ पर जो मैं एंगल लूंगा, कहाँ गया, यहाँ जो मैं एंगल लूंगा वो मैं इस पैरेलल के साथ लूंगा थीटा। और मैं कितनी बार आपको ये बात बता चुका हूँ कि जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉज आता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ साइन आता है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ? 7 बार बता चुका हूँ, 8 बार बता चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ। जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ क्या आता है? कॉस। इसके साथ एंगल नहीं बनता उसके साथ क्या आता है? साइन। स्टैंडर्ड है एंगल एक्स एक्सिस के साथ दिया जाता है, तो इस एफ के लिए एक्स ये बन रहा है, तो इसीलिए एंगल हमने इसके साथ लिया। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो एफ पैरेलल है that will be equal to f cos theta, और f perpendicular will be equal to f sin theta। अब ये जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, ये टॉर्क होता है प्रोडक्ट ऑफ व्हाट एंड व्हाट? फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे मोमेंट आर्म के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है? आर, और फोर्स के तौर पे कौन एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर है। मैंने एक बात बताई थी आपको, टॉर्क के लिए फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर होने चाहिए। लिखा भी था मैंने शायद पीछे, कहाँ लिखा था? फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपके पास ये मोमेंट आर्म और ये फोर्स दोनों परपेंडिकुलर हो गए, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी? F परपेंडिकुलर, और मोमेंट आर्म कौन सा होगा? R। मोमेंट आर्म कौन सा होगा? R। इसको मैंने आपके पास नाम दिया R। F परपेंडिकुलर का मतलब होता है F साइन थीटा, और R एज इट इज। अरेंज करें तो ये बना RF साइन थीटा। अरेंज करें तो क्या बना? RF साइन थीटा। अरेंज करें तो क्या बना? RF साइन थीटा। ऑल्दो आप लोगों ने अभी तक क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा, लेकिन आपको आइडिया है क्या कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो ए बी साइन थीटा होता है। तो इसी तरह जिस तरह यहाँ ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी के बराबर है, उसी तरह यहाँ आर एफ साइन थीटा आर क्रॉस एफ के बराबर होगा, और रिजल्ट में आपको मिलेगा टॉर्क। तो टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। टॉर्क आपके पास जो होता है वो पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक और बात बेटा मेरी याद रखिएगा, टॉर्क is always perpendicular to position vector यानी कि मोमेंट आर्म एंड फोर्स। टॉर्क आपके पास हमेशा पोजीशन वेक्टर और फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगा, कुछ भी हो जाए। टॉर्क हमेशा फोर्स और मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर रहता है। The direction of torque will always be perpendicular to force and moment arm both.
द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड मोमेंट आर्म बोथ। जो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन है वो फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों के परपेंडिकुलर रहती है। जो आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन है, मैंने बोला फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों के परपेंडिकुलर रहती है। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, जो आपको नजर आ रही है और जो आपको दिख रही है। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछा आपने टॉर्क की डायरेक्शन कैसे निकाली है, तो याद रखिएगा आपने बोलना है कि जब जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जब जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, रिजल्ट में भी एक वेक्टर मिलता है, और जो आने वाला वेक्टर होता है वो उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जो आने वाला वेक्टर होगा वो उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट में भी एक वेक्टर मिलता है, और जो वेक्टर मिलता है वो ए और बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। जो वेक्टर होता है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो इसी तरह जब आपसे टॉर्क का पूछा जाएगा, भाई टॉर्क बताएं ना, टॉर्क किसके, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, आप बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं टॉर्क वेक्टर, तो आप ये भी तो बताएं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। तो आपने बोलना होगा टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। टॉर्क आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों के जो है वो परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये आपके पास टॉर्क के बारे में बात हुई। आप याद रखिएगा, आपके पास स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से यहाँ पे ये जो फोर्स होगी ये जनरेट करेगी क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये जो फोर्स होगी ये जनरेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, स्टैंडर्ड है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, एंटी-क्लॉकवाइज टॉर्क इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होगा, एंटी-क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होगा। क्लॉकवाइज टॉर्क को हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे और एंटी-क्लॉकवाइज टॉर्क आपके पास हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो आती है चीज उसको हम बोलते हैं कपल। आपके पास आती है चीज इसको हम बोलते हैं कपल। ये जो पूरा मैंने यहाँ पढ़ाया था ना आपको, कहाँ, यहाँ, ये सब कपल है। दिस इज ऑल कपल, ये सब कपल है। अ पेयर ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का पेयर हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, having opposite direction, having different line of action, having opposite direction, and possess some perpendicular distance between them. Form a couple. A pair of forces having different line of action of force having opposite direction and possess some perpendicular distance between them form a couple. अगर आपके पास एक पेयर ऑफ फोर्सेस हो, उनके आपके पास डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो और उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आपके पास क्या बनाएंगे, कपल। अगर कोई बॉडी कपल की वजह से घूमती है, if a body rotates due to couple is called मोमेंट ऑफ कपल। अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट कपल की वजह से घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट कपल की वजह से घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ कपल कहते हैं। देखिए बेटा, ये आपके पास सिद्रा अली नाम की मेरे पास कोई बच्ची नहीं है, पहली बात। ठीक है, मुझे अच्छी तरह पता है एप्टीट्यूड में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है कौन सा नहीं। तो ये जो फेक आईडीज हैं ना, इनको बनाना बंद कर दें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे मैसेज कीजिए ग्रुप पे। जी आयशा शकील बोलिए। सर कपल की डेफिनेशन दोबारा पढ़ें।
पढ़ लो बेटा। कपल की डेफिनेशन लिखी हुई, अ पेयर ऑफ फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, a pair of forces having different line of action, having opposite direction and possess perpendicular distance between them. Having opposite direction, having opposite direction and possess some perpendicular distance between them form a couple. चलें जान लेते हैं क्या बोल रही हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं तो शुरू से आपकी क्लासेस ले रही हूँ, आपको नहीं पता? आई एम सॉरी बेटा, असल में मुझे आइडिया नहीं है। बहरहाल बोलिए, व्हाट यू वांट टू से। सर मैंने अभी तक का सारा लेक्चर सुन लिया, लेकिन मैं आगे अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो क्या आप ये लेक्चर इट्स शेयर ओके, कर इट्स देंगे? ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल अपलोड, नो इशू। सर आप यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे? नहीं बेटा, मैं इसको बाय ट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ऑब्वियसली बात यूट्यूब पे करूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम एंड आई अपॉलॉजी दैट आई कुड नॉट आइडेंटिफाई यू। सर कोई बात नहीं। असल में ये बात मैंने इसलिए कही थी क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो नाम बदल बदल कर आते हैं और फिर वो क्लास डिस्टर्ब करते हैं। अब जिन बच्चों को इंटर में पढ़ा है उनको तो मैं बासानी नाम से जानता हूँ और बहुत सारे एप्टीट्यूड के बच्चों को भी नाम से जानता हूँ। अब तो खैर 1 साल होने वाला है क्लास लेते हुए। तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई बॉडी कपल की वजह से घूमती है तो उसको हम अपनी आम जबान में कहते हैं आपके पास मोमेंट ऑफ कपल। यहाँ देखिए ज़रा गौर से, अगर यहाँ पे एक फोर्स है F और यहाँ पे दूसरी फोर्स है F, इनके मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सेम होंगे। अगर ये 5 न्यूटन तो ये भी 5 न्यूटन। पहली चीज़, जब जब कपल के लिए डिस्टेंस लिया जाएगा, मैं कपल की बात कर रहा हूँ, मैं कपल की बात कर रहा हूँ, मैं कपल की बात कर रहा हूँ। जब जब कपल के लिए डिस्टेंस लिया जाएगा तो वो एक फोर्स से दूसरी फोर्स तक का होगा। मोमेंट ऑफ कपल में भी बॉडी घूम रही है, ये फोर्स इसको पुश करेगी ऊपर, ये फोर्स पुश करेगी नीचे, घूमेगा और रोटेशंस प्रोड्यूस होंगी। दो फोर्सेस का इफेक्ट प्रोमिनेंट है तो इसको हम अपनी आम जबान में क्या बोलेंगे, कपल। अगर कोई बॉडी कपल की वजह से घूमती तो आपके पास मोमेंट ऑफ कपल कहलाएगा। जब मोमेंट ऑफ कपल निकलता है, जब मोमेंट ऑफ कपल निकलता है जब मोमेंट ऑफ कपल निकलता है जब मोमेंट ऑफ कपल निकलता है, एक फोर्स ऐसे थी, एक फोर्स ऐसे थी, ये एफ एफ और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। तो जो मोमेंट ऑफ कपल होता है वो हमेशा बराबर होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो अगर मुझे यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल निकालना है तो मैं इन दोनों में से किसी एक फोर्स का भी मैग्नीट्यूड ले लूंगा और इन दोनों की जो बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको मल्टीप्लाई करूंगा। अगर ये फोर्स है 5 और ये फोर्स है 5, ये दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन है और यहाँ से यहाँ तक अगर है 2 मीटर्स और आपसे बोला जा रहा है कि मोमेंट ऑफ कपल निकाल दें, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लें क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये भी 5, ये भी 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 और डिस्टेंस यू आर सपोज टू टेक बिटवीन टू। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 होगा, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इसका मोमेंट ऑफ कपल आया 20 न्यूटन मीटर। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था। ये आपके पास का मोमेंट ऑफ कपल आया 20 न्यूटन मीटर। जब भी आपको कपल निकालने को दिया जाएगा तो आपको हमेशा दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देना होगा कि इन दोनों के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इसके साथ आप किसी भी एक फोर्स को उन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कर देंगे मल्टीप्लाई।
तो जब आप उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ कपल पता चल जाएगा कि वहाँ पर आपके पास कितना मोमेंट ऑफ कपल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपके पास जो बात थी, ये बात हमने करी किससे रिलेटेड, मोमेंट ऑफ कपल से रिलेटेड। ओके, अब अगर आपके पास मैं कहूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्ट करें, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेवरल फोर्सेस एक्ट करें एंड द ऑब्जेक्ट appears to rest or move with uniform velocity, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करें और उसके नतीजे में या तो वो आपके पास रेस्ट में आ जाए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम डिमांड्स एक्सेलरेशन टू बी इक्वल जीरो। नक्श कर लें दिमाग में, कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो चाहे एंगुलर, दोनों जीरो होते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर चाहे लीनियर एक्सेलरेशन हो चाहे एंगुलर एक्सेलरेशन हो, इक्विलिब्रियम के अंदर दोनों जीरो होंगे, क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है तो दो ही बातें हैं ना, या तो बॉडी रेस्ट में तब भी एक्सेलरेशन जीरो, या फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तब भी एक्सेलरेशन जीरो। रेस्ट में है तब भी एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी नहीं, अगर वेलोसिटी नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर वेलोसिटी है लेकिन यूनिफॉर्म है तब भी एक्सेलरेशन जीरो। ये दोनों सूरतें कब होती हैं, जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जीरो, बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जीरो, बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जीरो, बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जीरो। अगर फोर्सेस बैलेंस है एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब उन बैलेंस फोर्सेस के नतीजे में दो बातें होंगी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। 2-3 मिनट वेट करें फिर देता हूँ आपको गैप। तो मैंने आपसे बोला कि अगर ऑब्जेक्ट पे सेवरल फोर्सेस एक्ट करें और उसके नतीजे में या तो आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब बैलेंस फोर्सेस के नतीजे में मैंने आपसे एक बात बोली कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दोनों सूरतों में आपके पास फोर्सेस बैलेंस होंगी और एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगी, जीरो। अगर इक्विलिब्रियम में आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम के अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ रहा है उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पेंटिंग दीवार पे लटकी हुई, या इसके साथ साथ आपके पास जो है वो एक चेयर जो फ्लोर पे मौजूद है, एक बुक जो टेबल पे रखी हुई है, वो सारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर एक ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, जैसा कि आपके पास इसकी मिसाल दी जाती है मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर। जब एक पैराट्रूपर आपके पास मूव करता है और उसका पैराशूट ओपन होता है, तो उसके नतीजे में आपके पास जैसे ही उसका पैराशूट ओपन होगा
तो उसकी अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स आपके पास जो है वो बैलेंस होंगे, यानी कि उसकी वेट की फोर्स और जो अपवर्ड एयर फ्रिक्शन की फोर्सेस हैं वो बराबर आएंगी। और जब वेट की फोर्स और उसकी अपवर्ड जो आपके पास फ्रिक्शन की फोर्स है वो बराबर होंगी तो दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी। और जब दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी तो उसके नतीजे में आपके पास वहाँ पे वो मूव करेगा किससे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो ये इस तरीके से एक और चीज़ हमने देखी थी, और हमने देखा था इसके अंदर मोशन ऑफ अ सॉलिड इन अ फ्लूइड। याद करें चैप्टर नंबर 3 का मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था। उसके अंदर क्या था, एक आपके पास फ्लूइड फ्रिक्शन था और एक वेट था। वेट ज़्यादा था, फ्लूइड फ्रिक्शन कम था। फिर एक वक्त आया था कि फ्लूइड फ्रिक्शन बढ़ते 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 वेट के बराबर आया था। और जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई थी तो उसके बाद वो सॉलिड किससे मूव करता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो भी डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोड पे मूव कर रहा है, या अगर आपके पास कोई कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोड पे मूव कर रही है, जो कि मुश्किल होता है, तो उसके अंदर भी आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप लोग नमाज अदा कर लें। मैं 6:10 के ऊपर आपको एक न्यू मीटिंग भेजूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्लास तो देखो जिस टाइम पे मैंने कहा था मैं उसी टाइम तक लूँगा, तो उसको अपने जहन में रखिएगा जो बात मैंने आपको यहाँ बताई है। जी मुनज़्ज़ा बोलें, नमाज अदा कर लें जल्दी आप लोग। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने जो लिखवाया है फॉर्मूला टू फाइंड सेंटर ऑफ मास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, ये हमें एमसीक्यूज के लिए याद रखना ज़रूरी है? बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि इसकी एप्लीकेशन इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम।